हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर आपका अलंकार वाला टॉपिक समाप्त होने वाला है। जी हाँ, जो अलंकार वाला टॉपिक है, आज की वीडियो का एंड आते आते आपके अलंकार कंप्लीट पक्के हो जाएंगे। वैसे पेपर में 2 अलंकार पूछे जाते हैं, एक करना होता है, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको 5 अलंकार करवाऊंगा। इन 5 में से अगर आप 3 भी पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको काम चलाना नहीं है, ठीक है ना। आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो इसलिए 5 के 5 अलंकार पढ़ना जरूरी है, क्या पता कौन सा आ जाए, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ेंगे हम। इसके उदाहरण में हम कब हो जाते हैं, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा सरल उदाहरण लेकर आया हूं आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। बहुत आसान है, आप इसको हाई स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हो। क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों की आवृत्ति। अब देखो किस प्रकार से, अर्थात जहां समान वर्णों की आवृत्ति, अरे जहां पर समान वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, क्या हो? बार बार हो। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, तो रा रा रा, यानी कि जो रा की आवृत्ति है वो क्या हो रही है? बार बार हो रही है, बार बार हो रही है। तो यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अरे जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो स्पष्टीकरण लिख दोगे यहाँ पर। मैंने स्पष्टीकरण पे स्टार बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि हम लोग स्पष्टीकरण, आप लोग स्पष्टीकरण छोड़ देते हो या फिर ज्यादातर लोग नहीं करते। स्पष्टीकरण करना जरूरी है, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है ना। वैसे नंबर वैसे कटने तो नहीं चाहिए, लेकिन कट जाते हैं, तो स्पष्टीकरण आपको जरूर करना है। तो यहाँ र वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण क्या है? अनुप्रास अलंकार है। बस सीधा सा लिख दिया, जो चीज है वो चीज लिख दी, बात खत्म। पहला हो गया। क्या होता है अनुप्रास अलंकार? बताओ। अरे जहाँ किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चा चा चा। अरे भाई उदाहरण बनाओ, ऑटोमेटिक बन जाते हैं, ठीक है। रूपक अलंकार में क्या होता है? तो रूपक अलंकार और उपमा अलंकार ये काफी हद तक समान लगते हैं, लेकिन आज की क्लास को देखने के बाद समान नहीं लगेंगे, क्योंकि अलग अलग हैं। इनको अलग अलग समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो देखो, रूपक अलंकार में क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान का, अब आप कहोगे उपमेय क्या होता है, ये उपमान क्या होता है? तो देखो यहाँ पर लिख दिया गया है, उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमेय माने जिसकी तुलना की जाए, और उपमान माने जिससे तुलना की जाए, ठीक है ना। जैसे मेरी तुलना आप कर दो, किससे तुलना कर दो? मेरी तुलना कर दो आप इस मार्कर से, तो मेरी तुलना किससे की जा रही है? मार्कर से की जा रही है। मैं कौन हूं? उपमेय हूं। किससे की जा रही है? उपमान से। तो उपमान कौन है? मार्कर है। तो यानी कि जहां जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। देखो किस प्रकार से होता है। रूपक अलंकार में क्या होता है? जैसे देखो, जैसे मेरे माता पिता मेरे भगवान हैं, यानी कि मैंने कह दिया मेरे माता पिता मेरे भगवान हैं। भगवान के समान नहीं है, भगवान है, मतलब हमने मान लिया कि वो हमारे भगवान ही है। तो उसी प्रकार से देखो, चरण कमल बंधु हरिराई, यानी कि जो हरि हिमंद श्री कृष्ण है, उनके जो चरण हैं वो कमल हैं, वो कमल के समान नहीं है, कमल है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हैं, यानी कि उन्होंने पूरा कमल मान लिया। और मैंने अपने माता पिता को भगवान मान लिया, यानी कि पूरा इसमें हमने मान लिया है। तो यहाँ क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। इसका मतलब यहाँ उपमेय में उपमान का भेद, यानी कि कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है उपमेय उपमान में, दोनों समान है। क्या है? दोनों समान है, यानी कि मेरे माता पिता भगवान है, ठीक है। तो दोनों चीजें क्या हो गई? समान हो गई। तो इसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। अब देखो, उपमा जब लिखोगे तो समझ में आएगा। जहां उपमेय की उपमा से किसी समान वर्ण के, समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए, यहाँ पर तुलना की जाएगी। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यानी कि क्या है? जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के जैसा है। किसमें? उपमा में। लेकिन रूपक में क्या होगा? मुख चंद्रमा ही है, तुम्हारा मुख चंद्रमा है, ठीक है ना, तुम्हारा मुख चंद्रमा है। लेकिन उपमा में क्या होगा? तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है ना। उपमा में क्या होगा? मेरे माता पिता भगवान के समान हैं। लेकिन रूपक में क्या होगा? मेरे माता पिता ही मेरे भगवान हैं। आया अंतर समझ में? क्या होता है इसका मतलब? समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसका उदाहरण क्या लिख दोगे? मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो रूपक में? कि आपका मुख चंद्रमा ही है, चंद्रमा ही है, चंद्रमा सा सुंदर, चंद्रमा ही है। समझ रहे हो ना। तो ये होता है उपमा और रूपक में, ठीक है। अब बारी आती है श्लेष की। देखो, श्लेष की बारी आती है, ठीक है। तो जब किसी शब्द का प्रयोग कई बार किया जाता है, जैसे कोई शब्द है उसका प्रयोग कई बार किया जा रहा है, जैसे कोई शब्द है उसका प्रयोग बार बार हो रहा है, लेकिन उसका जो शब्द है उसका प्रयोग बार बार हो रहा है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग अलग है, अर्थ अलग अलग निकल रहा है, ठीक है। लेकिन उसके अर्थ, कई अर्थ निकलते हैं, अलग अलग अर्थ निकलते हैं, ठीक है। तो उसका उदाहरण क्या है?
प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। अब लाल का मतलब यहाँ पर बच्चा भी हो सकता है और लाल का मतलब यहाँ पर मड़ी भी हो सकता है। मड़ी होता है लाल का मतलब मड़ी या फिर बच्चा। तो यहाँ पर मैंने स्पष्टीकरण नहीं लिखा है, आप यहाँ पर लिख देना। क्या लिख देना स्पष्टीकरण? क्या लिख दोगे? अपने आप लिख दोगे कि यहाँ पर जो लाल शब्द है, जो लाल शब्द है उसके दो अर्थ निकलते हैं, एक बच्चा और एक क्या निकलता है? मड़ी। क्या निकलता है? मड़ी। प्रीतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। ठीक है ना। अगला है यमक अलंकार। जो यमक अलंकार होता है और श्लेष अलंकार होता है, काफी हद तक समान लगते हैं ये, लेकिन समान होते नहीं है। ठीक है। तो यमक अलंकार में क्या होगा? यमक अलंकार में जब किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिस एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो तथा शब्द का अर्थ भी क्या हो? अलग अलग हो। यानी कि कोई एक शब्द है उसकी आवृत्ति बार बार होगी, उसका अर्थ भी क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर उस श्लेष में क्या हुआ था? शब्द की आवृत्ति एक बार होगी, अर्थ अलग होंगे। और यहाँ पर क्या हुआ? यमक में क्या हुआ? यमक में ये हुआ कि शब्द की आवृत्ति भी बार बार होगी, अर्थ भी अलग अलग होंगे। ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है? आपने मतलब हाई स्कूल में पढ़ा होगा, कनक कनकते 100 गुण। तो उसमें क्या हो जाता है? कंफ्यूजन हो जाता है, कहाँ पर क्या करना है, कंफ्यूज हो जाता है। छोटा उदाहरण लेके आए हम, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर काली घटा का मतलब है बादल। घटा का मतलब बादल, यानी कि जो हमारी पहली घटा है, इस घटा का मतलब है बादल, और दूसरी घटा है, उस घटा का मतलब क्या है? उस घटा का मतलब है घटा, यानी कि कम हो गया। काली घटा यानी काले बादलों का घमंड कम हो गया। तो मतलब यहाँ पर क्या है? दूसरे घटा का मतलब कम। तो स्पष्टीकरण क्या लिख दोगे? यहाँ पर पहले घटा का मतलब है बादल और दूसरे घटा का मतलब है कम हो जाना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होती है अलंकार। आज की क्लास को देखने के बाद आपके अलंकार का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको क्लास समझ में नहीं आई तो दोबारा से देख लो क्या जा रहा है, बताओ मुझे कुछ जा रहा है क्या? दोबारा से देख लो, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बीच बीच में हिंदी की क्लास भी आपके लिए लाई जा रही है। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।